करंट इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा। इसके पहले कुछ फैक्ट लिखो, दो तीन बातें हैं जो हम उसमें लिखना रह गई थी हमारी पुराने चैप्टर में। मैंने सोचा था कि बाद में बताऊंगा आप लोगों को। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 6.25, मतलब 625 के बाद 15 जीरो लगा दें अपन, है ना? सही बोला मैंने? चलो ठीक है। उसके बाद देखो, अगर दो चीज़ मिल जाए, एक लिखा हुआ मिल सकता है आपको फेराड और एक लिखा हुआ मिल सकता है फेराडे, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है? डिफरेंट है। अगर लिखे हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट ही होंगे, सही तो होंगे नहीं, एक जैसे तो होंगे नहीं, है ना? ये किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है फेराड? धारिता, इंग्लिश में कैपेसिटेंस, है ना? धारिता। फेराडे किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, पता है किसी को? लिख लेना, चार्ज लिखना है इसको, चार्ज या फिर आवेश, ठीक है? चार्ज या आवेश। अब बात होगी एक फेराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम इज इक्वल टू 1 फेराडे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 625, उसके बाद 15 जीरो लगाने, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितने चार्ज बनाएंगे? 1 कूलाम चार्ज बनाएंगे, है ना? वैसे भी 96,500 कूलाम चार्ज मिलकर के 1 फेराडे बनाएगा। आई तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी? फेराडे। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट फेराडे। वैसे सबसे छोटी यूनिट भी आएगी, कौन सी? हाँ, नहीं, देखो इसमें लिख लेना, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट किसकी? चार्ज की। क्या होगी बेटा? ये फेराडे भी साइंटिस्ट का ही नाम है, फेराडे। और सबसे छोटी यूनिट लिखो, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम। वो अपन जब उस पर करेंगे ना, वर्कशीट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब देखेंगे इनको डिटेल में, तब याद रहेगी अच्छे से वो। क्योंकि अभी तो बता देंगे तो फिर आप भूल जाओगे। क्या गोली का नाम भूलने वाली का? कौन से विटामिन है ये भूलने वाला? B12। हाँ, उसकी कमी हो रही है। विटामिन B12 कौन सी मेटल होती है? विटामिन B12 में मेटल होती है कोबाल्ट, तो नाम क्या हुआ उसका? साइनो कोबालमिन। कहीं पर साइनो कोबेलिन भी पढ़ते हैं उसको, ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी कोबालमिन लिखा हुआ नहीं आए, कोबेलिन लिखा हुआ आ जाए तो कोबाल्ट मेटल होती है उसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। आज के चैप्टर का नाम क्या है अपना? विद्युत धारा। कौन बताएगा आप में से कि विद्युत धारा क्या होती है? अभी तक अपन पढ़ा अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? अभी तक आप पढ़ चुके हैं, मैं बता देता हूँ। आप चार्ज पढ़ चुके हैं,
ठीक है। चार्ज के बाद में आपने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है, कूलम्ब का नियम पढ़ लिया है, उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली है, उससे रिलेटेड डाइपोल पढ़ लिया है, डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली है ना, 3 कंडीशन में, वोल्टेज पढ़ लिया मतलब पोटेंशियल पढ़ लिया, कैपेसिटेंस पूरा पढ़ लिया है, चार्ज हम पढ़ के आ चुके हैं। अब उसी का एक और नया रूप देखेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें कुछ टॉपिक है, क्लास 10th का याद करो, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बताया पहली फुर्सत में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बताओ कौन बताएगा आप लोगों में से? बताओ। किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो सिर्फ कंडक्टर में ही होगा क्या? इंसुलेटर में नहीं हो सकता, सेमीकंडक्टर में नहीं हो सकता क्या? इंसुलेटर अलाउ नहीं करता, ठीक है। और जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो इंसुलेटर ही था, ठीक है। और सेमीकंडक्टर अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? कम कम दोनों, इंसुलेटर भी और सेमीकंडक्टर, अर्धचालक करेगा। अच्छा, एक बात ये भी है, मैंने पूछा तो हाँ कर दो, है ना, ताकि जवाब तो सही जाए अपना कम से कम। चलो अभी अपन देखते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स के थ्रू, सुचालक के द्वारा, है ना, इसको देखते हैं। आपके सेमीकंडक्टर अर्धचालक में भी करंट फ्लो होती है, और अगर देखा जाए किसी कंडीशन में तो आपको उसमें भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे ना, लिखो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी गलत हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ लिखा देख लेना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ओवर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और करके भी 2 लिखी हुई है, हिंदी मीडियम वाले लिखे हैं विद्युत धारा की। किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाले आवेश की दर, प्रवाहित आता ना, लिखते प्रवाहित, मैं ही भूल रहा हूँ लिखना, प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को विद्युत धारा कहते हैं। या करके लिखेंगे बेटा, या करके लिखेंगे आप। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश की दर, से प्रवाहित होने वाले आवेश की दर आपकी क्या कहलाती है? आपकी क्या कहलाती है? विद्युत धारा।
की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब वही बात देखो, पोटेंशियल से लेकर के वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। समझने के लिए वही बात हम देख लें यहाँ पर कि अपना ये कंडक्टिंग वायर है एक, ठीक है, पॉइंट ए ले लिया हमने, एक पॉइंट बी ले लिया। यहाँ पर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़े कम है। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, ए पर, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, बी पर, ठीक है ना। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, ठीक है। तो हमेशा पोटेंशियल का फ्लो किधर होता है, हायर से लोअर की तरफ, मतलब चार्ज किधर जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो करंट की दिशा क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसे लिख लो अपने हिसाब से कि जो चार्ज होता है ना, वो हायर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है, गति करता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है ना चार्ज, आवेश। और जो विद्युत धारा की दिशा होती है, आवेश की दिशा के विपरीत होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत धारा की दिशा आवेश की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, लिख लो इसको। डिनोट किससे करते हो आप, आई से डिनोट करते हो, इसे आई से दर्शाया जाता है। कैपिटल स्मॉल दोनों कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ पे ना, लेकिन जब डेफिनेशन लिखी जाती है ना तो कैपिटल आई आएगा। बहुत सारे सेगमेंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर स्मॉल आई को लेते हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट का जब सीरीज पैरेलल अभी आएगा ना तब समझेंगे हम। अब इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो आपने सबसे पहले लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिखा है हिंदी मीडियम वालों, आवेश प्रवाह की दर, है ना, ये आवेश के प्रवाहित होने की दर, ये लिखा है। तो जब भी रेट ऑफ फ्लो अगर वर्ड मिल जाए कहीं पर भी, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी टॉपिक में, ना की दर से अगर ऐसा वर्ड मिल जाए लिखा हो किसी परिभाषा में, तो ध्यान रखना उसके बटे में टाइम आएगा, अपॉन में क्या आएगा। और जनरली जब भी रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं ना तो उसको लिखते हैं डेल अपॉन डेल टी। क्या लिखते हैं, डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। तो क्या बोला, चार्ज के फ्लो होने की दर है ना, आवेश के फ्लो होने की दर, ये बोलेंगे ना। तो ऊपर कौन आ जाएगा, चार्ज। ऊपर कौन आ जाएगा, चार्ज। किसके बराबर होगा ये, आई के बराबर, करंट के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, करंट या इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन। तो क्या मैं ऐसा बता सकता हूं क्या, एक कूलम चार्ज में कितनी करंट फ्लो होती है, बता सकता हूं, नहीं बता सकता क्या, बता सकता हूं। मुझे पता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुझे टाइम लेना है 1 सेकेंड का, लेना है कि नहीं लेना है। तो इसमें ये क्या है, चार्ज है, कूलम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दूं, मैं रख दूं, अपॉन में 1 सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, 6.25 इंटू 10 टू द पावर, है ना, आ जाएंगे ना ये वाले। तो उससे क्या आ जाएगी हमारी कि भैया 1 सेकेंड में एक कूलम चार्ज से इतनी करंट फ्लो हो सकती है। आइए नहीं आई बात समझ में, आइए नहीं आई, ठीक है। इसका मात्रक यूनिट क्या होगी, क्या होगी, एम्पियर कि कूलम पर सेकेंड, क्या होगी, एम्पियर होगी। एक एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अगर एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज मतलब वही 625 के पीछे 15 बार 0, अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। आई बात समझ में या नहीं आई, है ना।
लेकिन अभी इसके पहले अपन ने कैसी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था सारा, हाँ है ना, स्थिर वैद्युत, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत। ये देखो स्थिर वैद्युत, या इसको स्टैटिक करंट भी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया था ना, वो लेके आया था थेल्स। कौन लेके आया था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत की जो मान के चलो डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी, वो किसने करी थी? थेल्स ने। लेकिन ये वाली जो करंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये किसने करी थी? फ्रैंकलिन ने। ये दोनों बातें लिखो, स्टैटिक करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, स्थिर विद्युत की अवधारणा किसने दी थी? इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? थेल्स ने। अब उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे उसने, वो अपने को ध्यान नहीं देना है ना। ये छोटी मोटी एग्जामों में आते हैं, जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है ना, उसमें आता है ये क्वेश्चन कि कौन क्या हुआ था, पतंग उड़ाई थी, रिंग बांधा था उसने धागे में, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो अपने को वो नहीं देना है, वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे आपको। थेल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसने दी थी? थेल्स ने। ये वाली करंट किसने दी थी? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, अपने हिसाब से लिख लो नाम। ये जो पढ़ रहे इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ते हैं ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम। ये जो चैप्टर अभी हमने स्टार्ट करा, ये फ्लो होने वाली करंट है, स्टैटिक करंट नहीं है। जैसे बारिश के समय पे क्या होता है आपके रेनी सीजन में, वो देखा होगा ना हमने, बिजली कड़कती है तो वहाँ पे जो क्लाउड रहता है उसमें अलग से किसी ने जाकर के बिजली तो लगाई नहीं होगी, बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो दो क्लाउड क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तो उससे क्या होता है? चार्ज लीकेज होता है, और चार्ज लीकेज होकर कहाँ आता है? ग्रेविटी के कारण नीचे। तो ऐसी करंट को बोलते हैं स्टैटिक करंट, जो फिक्स है, उस बादल में इकट्ठी हुई है। वो अलग से कोई बैटरी लगाने तो गया नहीं होगा, है ना मैं गया, ना आप गया, ना कोई भी नहीं गया। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे आज बादल गरज रहे तो इंद्रदेव क्या है? नाराज है। इंद्रदेव नाराज नहीं है उस दिन। चलो, इतनी बात याद रहेगी। अब अपन ने देखो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हाँ या ना, है ना। कुछ बेसिक बातें हैं जिसमें क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब ये एक पॉइंट से, इस वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हाँ या ना। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टर या नहीं? तो अगर ऐसे जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं? बाय कंडक्शन ये करंट क्या हो रही है आपकी? आगे बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है? कंडक्शन मतलब कंडक्ट रहना, आपस में क्या हो रहा है? जुड़े हुए रहना। ये पूरा मटेरियल के एक एक छोटा छोटा एलिमेंट क्या हुआ है? छोटा छोटा आइटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस कारण से क्या हो रही है? करंट आगे बढ़ रही है। तो इस हिसाब से क्या मैं इसको कंडक्शन करंट बोल दूं? बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसमें एक चीज लिखो, हेडिंग बना करके लिखना, आवेश का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आवेश का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला लिखना बेटा, बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा। सेकंड लिखना, बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब होता है चालन, है ना, चालन के द्वारा। तीसरा लिखो, बाय इंडक्शन। इंडक्शन आप लोगों को पूरा चैप्टर आने वाला है अभी आगे चल करके, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। प्रेरण के द्वारा। चौथा लिखोगे क्या? इसको चौथे को लेने इतनी बहुत है, चलो यही बहुत है।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पता है कि नहीं पता है? कौन कौन सी है? आवेश की विशेषताएं, हाँ बोलो। क्या बोला इसने? मेरे को सुना ही नहीं आया। क्या होती है? कितनी होती है? बताओ, वो बताओ। हाँ, अरे एडिटिव, कंजर्वेटिव और क्वांटाइजेशन, ये पूछ रहा था मैं। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेन चार्ज की प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे अपन? एडिटिव मतलब योगात्मक, दूसरी कंजर्वेटिव संरक्षित, है ना? जो चार्ज है तो वैसा वैसा रहेगा। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज एक तरह की एनर्जी है। और दूसरा क्वांटाइजेशन, दो एक जैसे चार्ज होंगे वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही करेंगे, अलग होंगे तो वो सब उसमें ही आ गई सारी की सारी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लिखा सभी ने? लिखना। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्यों है? चार्ज उत्तर में जाए तो उत्तर में जाए, हमें क्या लेना देना। पूर्व में जाए तो पूर्व में जाए, हमें क्या लेना देना। चलो ये तो उत्तर पूर्व आपके हिसाब से बता दिया। वो फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड जाए, अपवर्ड जाए, डाउनवर्ड जाए, हमें क्या लेना देना, है ना। चार्ज कोई दिशा बता करके आगे नहीं बढ़ता है, फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? स्केलर। ऐसी सारी क्वांटिटीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि जिसमें क्या हो, दिशा हो, परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तब वो कैसी होगी? वेक्टर। वेक्टर बोले तो सदिश, जिसमें दिशा हो, दिशा हो मतलब सदिश, और जिसमें दिशा ना हो वो अदिश या स्केलर। ठीक है, याद रहेगी कि नहीं रहेगी? लिखो भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में भी इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही लिखेंगे या ड्रिफ्ट वेग लिख सकते हो आप। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अब इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल सकते हैं क्या एटम में से बाहर? एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन है तो निकलेगा, तो क्या निकल के दूसरे में चला जाएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल सोडियम की क्लोरीन से हमको रिएक्शन करनी है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा क्या? मेरे हिसाब से शेयरिंग हो रही होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन के पास चले जाए, क्लोरीन पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के ही क्रिस्टल बनाएंगे तुम्हारा, तभी जाकर के आपका सॉल्ट बनेगा। क्रिस्टल कंपाउंड है वो, लेकिन उसका कंपाउंड का कैसा शेप रहेगा? क्रिस्टल शेप रहेगा। एक छोटा सा नमक का दाना लेना, जो दिखेगा ना आपको, वो क्रिस्टल है एक तरीके से। आप केमिस्ट्री की लैब में जब भी जाएंगे तो उसको बोलेंगे भैया क्रिस्टल, ये प्रेसिपिटेट्स आ गए, है ना, अवक्षेप हिंदी में बोलते हैं उसको। क्रिस्टल क्रिस्टल ही रहेगा। तो क्रिस्टल कंपाउंड बना, कंपाउंड का नाम है NaCl। मैं एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे वो नमक बनने की, सॉल्ट बनने की। सॉल्ट बना था तो सॉल्ट के जो दाने दाने टाइप का बनेगा, वो दरदरा टाइप का, उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल। ठीक है, मेटल नॉन मेटल मिलेगी तो बनेगा क्रिस्टल हमेशा। कॉपर सल्फेट भी होगा तो क्या होगा? क्रिस्टल होगा। कॉपर क्या सल्फेट को अपना वो दे देगा क्या? शेयरिंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसका थोड़ी सी एनर्जी मिली होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, बस छोड़ के नहीं जाएगा कभी। आप ही सोचो ना, अगर छोड़ के चला जाता तो इस धरती पे जितना भी सोडियम है सब किससे रिएक्ट कर लेता? क्लोरीन से कर लेता, किसी और एलिमेंट से कर लेता। करता कि नहीं करता? सब पूरा न्यूट्रल हो जाता। बाकी न्यूट्रल अभी तक कुछ भी नहीं है। हाँ या ना? है क्या ऐसा? देखिए ना, या तो मिनरल्स के फॉर्म में होगा या ओर्स के फॉर्म में होगा, सबको अलग अलग करना रहती है। ये जो हम लोग मेटल यूज़ करते हैं, जैसे आयरन भी आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या
जमीन खोदेंगे आयरन निकाल लेंगे। कैसे होती है ये? इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अयस्क, है ना। तो जैसे Fe2O3 हुआ फेरस ऑक्साइड, इसके फॉर्म में क्या होगा, आपको आयरन मिलेगा, फिर उससे ऑक्साइड को अलग करेंगे और आयरन को अलग करेंगे। वैसे ही तुम्हारा जैसे कैल्शियम लेना है तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। कार्बोनेट समझती हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, आप में से किसी की केमिस्ट्री अच्छी भी होगी। वो फॉर्मूला हो गया है ना, तुमने जो बोला कार्बोनेट। संगमरमर देखा है, घर में लगता है नीचे जमीन, है ना, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब जो भी प्रोसेस होगी, मेथड होगी, आप केमिस्ट्री में पढ़ना उसको एक बार, उसके थ्रू कैल्शियम से आपका ऑक्सीजन अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी, बचेगा क्या, कार्बोनेट। तो क्या आ जाएगी, मेटल कैल्शियम, जो कैल्शियम की टेबलेट्स बनती है अपनी। ऐसा तो नहीं ना जमीन में गड्ढा करा और कैल्शियम बाहर निकालिए, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बोनेट के फॉर्म में जो माइंस होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस का नाम सुना होगा, ऐसी गोल्ड की माइंस भी होती है, सिल्वर की माइंस भी होती है, और इन्हीं के साथ में क्या निकलता है, अपना दूसरे मिनरल्स निकलते हैं। अब जो साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में जितने भी वो एलिमेंट्स है 118 है ना, 118 ही है ना, इनको इस बारे में पता लगाया होगा, तो सोचो कितनी मेहनत करी होगी। तो वही बात आ रही है इलेक्ट्रॉन की। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नहीं, क्या करेगा, वो ड्रिफ्ट होगा। और किसी भी दो तरह की रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ये आगे पीछे हो गया इंग्लिश में, है ना। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा, या तो वो ऊष्मा बाहर देगा या फिर लेगा। इन दोनों ही कंडीशन को अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं थर्मल, है ना। क्या बोलते हैं, थर्मल। थर्मल मतलब हीट, ठीक है ना। वहाँ पे अगर हम चूने के टुकड़े को पानी में डाल दें तो पानी क्या होने लगेगा, गर्म लगेगा, उबलने लगेगा, गर्म होने लगेगा, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो क्या हो गई, वो उसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ थर्मल मोशन। अब किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो जाए, थर्मल की वजह से हो जाए, थर्मल मोशन हो जाए, तो मतलब वो आगे बढ़ा, मोशन हुआ, मतलब उसमें वेलोसिटी आ गई। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। फिर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ेगा तो कौन से वेग से आगे बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेग से आगे बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ये डेफिनेशन लिख लो, दिस मोशन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज थर्मल मोशन, ऐसा लिखना है इसको। दस, इसको ऐसे ही लिखना है ना, द मोशन, यहाँ से इतना काट देना, ये द नहीं लिखना, ये दिस नहीं लिखना ना, ये तो पूरी बहुत सारी वो लंबी चौड़ी बात कहानी लिखी है इसमें। द मोशन ऑफ, मेरे से भी गलत हो गया यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ आज मैं कुछ। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज थर्मल मोशन। द मैक्सिमम थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लिखो हिंदी मीडियम। मोशन मतलब गति, है ना, लिखो। जो इलेक्ट्रॉन्स की गति, थर्मल मतलब ऊष्मा, है ना। इलेक्ट्रॉन की गति एक ऊष्मीय गति है, इलेक्ट्रॉन की गति एक ऊष्मीय गति है। फिर उसमें लिखना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊष्मीय गति या मुक्त इलेक्ट्रॉन की, है ना, ये ध्यान रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही रहेगा हमेशा, ये यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय गति कितनी होती है भैया, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की या चाल की, स्पीड। वेलोसिटी बोले तो वेग, मतलब कितना हुआ ये, एक के बाद कितने जीरो लगा दूं, 6, तो कितना हो गया ये 10 लाख। एक सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है वो, 10 लाख मीटर, 10 lakhs। और 10 लाख मीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं
तो क्या करूँ, 3 जीरो हटा देता हूँ, मतलब 1 सेकेंड में जो चार्ज जाता है कितना चला जाता है, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर ड्रिफ्ट होता है आगे, मतलब उसकी जो ऑर्बिट होगा ना उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, हीट को अपनी रिलीज करेगा, वैसी उसका ऑर्बिट छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है वो, ये बात ध्यान रखना। क्या करेगा, अपने हीट को 1000 किलोमीटर तक करेगा। जैसे कहते हैं ना कि मान लो एटम बम क्या होगा, ब्लास्ट होता है, या हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है, तो ऐसे कैसे जाता है वो इतनी सारी एनर्जी निकालेगा। हम क्या गर्मी में ज़िंदा रह सकते हैं ज़्यादा? अगर मान लो अर्थ पे टेम्परेचर अभी 60 डिग्री हो जाए तो हम सबको सनबर्न हो जाएगा, है ना, उबल जाएंगे, सबके सब कड़कनाथ मुर्गे बन जाएंगे, एकदम बिल्कुल डार्क कलर के, अंधेरे में दिखेंगे ही नहीं है ऐसे, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी निकलेंगी। तो सोचो आप, जब कहते हैं अगर कहीं पर एटम बम ब्लास्ट होता है तो कितना खतरनाक रेडिएशन आएगा, सब निपट जाएंगे। कितनी स्पीड होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर, हाँ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर फोटोन पार्टिकल आगे जाता है। आई इतनी सारी बात समझ में आएगी नहीं, याद रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हेडिंग डालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये लिख लेना कहीं पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए vd। तो अब क्या डालोगे हेडिंग आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और ड्रिफ्ट वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट की हिंदी लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको ड्रिफ्ट ही लिखो, और जिसकी मैं इंग्लिश लिखवाता हूँ ना उसकी स्पेलिंग भी लिख करके रखा करो, ड्रिफ्ट। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, Vd इक्वल्स टू E, कैपिटल E अपॉन M, फिर टाउ विथ माइनस साइन। जहां पर स्मॉल e का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसे प्लस लगा रहने दो कि माइनस लगाऊं, माइनस लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो नेगेटिव शो करना पड़ेगी। यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव लगाए हैं, ध्यान रखना इस बात का, ऑलरेडी नेगेटिव लगा, और ये नेगेटिव ये भी शो करेगा कि जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा हो ना, तो वेलोसिटी मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी उधर ही निकलेगी ना जिधर डायरेक्शन होगी, हाँ है ना। कैपिटल ई क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और टाउ क्या है, टाउ कोई बता सकता है क्या, बल, क्या है, बलागुण। बलागुण किस पर, जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा ना जब आगे बढ़ेगा तब, वो वाला। अरे नहीं, टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, क्या यार तुम, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, ध्यान रखना, वो अलग होता है। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होगा, एक एक सेकेंड में उसको झटका लगेगा, जब क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को आपको ड्रिफ्ट करवाना है ना, तो एक एक सेकेंड में झटका लगता है, मतलब गन से ट्रिगर होते हैं। तो जो एक सेकेंड से लेकर के दूसरे सेकेंड के बीच में जो टाइम है ना, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसको ऐसे लिखो, रिलैक्सेशन टाइम किस में मेजर करेंगे, इसको भी सेकेंड्स में, रिलैक्सेशन टाइम।
क्या नोट किया? आगे बढ़े। मोबिलिटी, मोबिलिटी देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और हो सकता है वो किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चला जाए, आपने अलग से पावर भी लगा दी। तो जब वो चार्ज का मूवमेंट होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो पावर सोर्स आप लगाओगे, तो क्या हुआ? वो मोबाइल हुआ। मोबाइल मतलब, मोबाइल समझते ना, मुझे फ़ोन बात करते हैं मोबाइल, इसका नाम मोबाइल क्यों रखा गया? सेल तो भी तो बोल सकते हैं, सेल फोन। सेल फोन क्यों बोलते हैं? पहली बात तो इसका नाम था फ़ोन। क्या नाम था? फ़ोन। उसमें बैटरी काम करने लगी तो सेल फोन। सेल मतलब क्या? बैटरी। फिर उसका नाम हो गया मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है जिसको हम कहीं भी लेकर के घूम सकें। हम जैसे बोलते हैं ना स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कहीं नहीं जाती, स्टेशनरी एक ही जगह रहेगी। मोबाइल मतलब क्या होगा? कहीं भी लेकर के आप घूम सके। फ़ोन पे बात करते करते घूम सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ लैंडलाइन लेकर के घूमना है तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो कैसा हुआ? स्टेशनरी हुआ। स्टेशनरी मतलब एक जगह फिक्स है वो, अब हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं करेगा, चलेगा तो मोबाइल। उसी से मोबाइल अगर घूम फिर रहा है तो उसकी मोबिलिटी है वो। मोबिलिटी मतलब क्या हुआ? देखो लिखा है, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अ चार्ज कैरियर टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब जो आपकी एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ेगा। कोई भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? कितना बताया था? कितने गुना, कितने टाइम्स हेवी होता है वो? उसका मास 1840 बताया तो था। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का मास लेना है और एक प्रोटॉन का मास लूँ तो उन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 1840 गुना ज़्यादा होता है उसका मास, इसका प्रोटॉन का। तो चार्ज कैरियर मतलब क्या होता है? वो कण जो चार्ज को क्या करे? आगे लेकर के बढ़े। ये आप चौथी बार लिख रहे हो मेरे हिसाब से 1840 वाली बात। हो सकता है किसी बुक में 1845 भी लिखा हो। लिखो भैया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले ये इतना लिख लो। डेफिनेशन मोबिलिटी की, मोबिलिटी को हिंदी में इंग्लिश में लिखी, हिंदी मीडियम वाले भी इसी में लिखेंगे इंग्लिश में, उसमें लिखना, हिंदी मीडियम वाले लिखना, ड्रिफ्ट वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आवेश की मोबिलिटी कहलाता है। एग्जाम के टाइम पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जब अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसकी हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में देख लेना उसको। एक इंग्लिश को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कंसीडर करेंगे वो लोग, इंग्लिश से ही हिंदी में ट्रांसलेट होगा, तो हो सकता है कि इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, हिंदी में समझ में नहीं आए, क्योंकि हिंदी क्या है, थोड़ी सी जटिल भाषा है और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेंगे वो तो अपने को समझ में नहीं आए बाई चांस कभी तो। बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ये रहा नीचे। मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? म्यू एन से। किससे डिनोट करते हैं? वहाँ एन लगा दिया है बट म्यू से। फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। ई टाउ अपॉन ई माने इलेक्ट्रॉन, टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम एंड एम मीन्स मास ऑफ। अब आपका होमवर्क है एक चीज है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी निकालेंगे आप, गूगल से भी अगर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होते हैं आपको लिख करके लाना। सिमिलरली मास ऑफ
न्यूट्रॉन, ये 3 चीज कल पूछूंगा मैं। क्या कुछ कहा तुमने? अभी अभी तो आप कर लोगे, जय गूगल बाबा। अरे देखो, आपको होमवर्क क्यों देते हैं? हाँ, ताकि आप घर पे किताबों को, कॉपियों को खोलो। बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, मुझे याद भी है। हाँ, मुझे याद भी है। होमवर्क देने के पीछे ये मान करके चलो कि कुछ ना कुछ कारण है, बस। मैं चाहता हूँ कि हम परेशान होए तो थोड़े से आप भी परेशान हो। चलो भाई, अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेग। टॉपिक अब स्टार्ट हुए हैं ना, अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, अध्याय के पहले के श्लोक पढ़ रहे थे। यहां से क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल से तो फॉर्मूले हैं, NEAVD। मैं बता रहा हूँ ना, डायग्राम बना लो सबसे पहले। वो सिंपल ही थे ना, वहाँ से उतना लोड मत लो, वहाँ से नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा वहाँ से। वो लिखवाए हैं आपको, सिर्फ लोड मत लो उसका, है ना। अच्छा भाई, ये रहा, ये डायग्राम बना लो बेटा। देखो उसमें क्लियर बता रखा है ना, उसमें वहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर डायरेक्शन कर रखी है, उधर। इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन किधर बता रखी है, अपोजिट डायरेक्शन। याद रहेगी कि नहीं रहेगी ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर बता रखी है, जिधर इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है। ध्यान रखना, ई मतलब जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आई मतलब क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आज तारीख क्या है? तो आज की हेडलाइंस लिख लें। करंट अफेयर्स नहीं, और भी कुछ है। करंट अफेयर्स तो बाद में ही देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। 30 जनवरी, आज के दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। तो आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखो, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। सवाल ये है, आज़ादी के पहले गोली मारी थी कि आज़ादी के बाद में? बाद में ही मारी थी, है ना। क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, वो दोनों जाने, है ना, उन दोनों के आपस के लोग। हमें इतना ध्यान रखना है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? शहीद दिवस। ये आज की हेडलाइंस है। हो गया? इन दोनों का रिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे भैया। I इक्वल्स टू
NEAVD। देखो, अगर आपको एक डेफिनेशन याद है इलेक्ट्रिसिटी की, अपने क्या लिखा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लिखा ना। उसी में चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, ये बोला था, क्या होगा, आवेश बढ़ेगा ना। तो ये रहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया, ये रही उसकी वेलोसिटी, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे तो नहीं लगता इस फॉर्मूले को याद करना है। करंट बराबर सब रख दो, करंट की बराबरी में सब रख दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, हमने इलेक्ट्रॉन की खुद की वैल्यू रख दी, है ना। हमने वो पूरा पूरा क्षेत्रफल एरिया रख दिया, और जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है वो भी रख दी। आई बात समझ में कि नहीं है, बोलो, है ना। बस कभी टाइम आ जाए ना, तो टाइम ध्यान रखना, वो अपॉन में आएगा, बटे में आएगा। टाइम ऊपर नहीं आ सकता है, टाइम ऊपर कुछ अलग कंडीशंस में आएगा, ठीक है, वो हम उसको साथ में अब देखेंगे। ये दे रखो, ये रहा फॉर्मूला, ये लिखवाया था आपको, हाँ है ना, ठीक है ना, याद रखेंगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा अगर इसमें से रहा तो। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको सबको पता है, वो सिर्फ क्या देगा, एरिया देगा। अगर एरिया नहीं भी दिया तो हो सकता है कंडक्टर की रेडियस दे दे, त्रिज्या दे देगा, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया किससे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। कंडक्टर जो रहेगा ना सर्कुलर शेप में रहता है, किससे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से। वीडी गिवन रहेगी, ठीक है। अगर इनके सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर में दे दे तो उसको मीटर में अपने को चेंज करना है, बिना चेंज किए ऐसा यूनिट लेना चाहिए सारी की सारी, ठीक है ना, ये याद रहेगी बात। दूसरी हेडिंग मेंशन करो, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेंसिटी, धारा घनत्व, विद्युत धारा का घनत्व, और ड्रिफ्ट वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपसे पूछा है कि घनत्व क्या होता है, कौन बता सकता है घनत्व? किसी चीज का कंसंट्रेशन कितना है, कहाँ पर, उस जो भी को कुछ नाम देंगे, एरिया, हाँ, सर की फेस, मेरी फेस। देखो, दो इक्वल वॉल्यूम के अपन क्या कर लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। डेंसिटी समझना, घनत्व समझो ना। अब आप लोग क्या केमिस्ट्री वाले हो, तो आप बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले हो ना मेनली, तो आपको जल्द अच्छे से समझ में आना चाहिए कि घनत्व क्या होता है, आता है, वो तो स्पेस हो गया। हाँ, मान लो दो अपन ने बराबर के कंटेनर ले लिए, जैसे दो बोतल रखी है ना, ऐसी कैसी अपन दो बोतल ले लिए। अब अगर उस बोतल में मैं पानी डालूंगा तो पानी ज़्यादा आया है कि एयर ज़्यादा आई है, या रेती डाल दूँ मैं, सॉलिड पार्टिकल में जो सैंड होती है वो डालने, तो क्या ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि वो सॉलिड है। लिक्विड थोड़ा कम आएगा और गैस और कम आएगी, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो अगर किसी भी कंटेनर में कुछ पार्टिकल अगर फिक्स्ड है, वहाँ पर जमा हुए इकट्ठे हो गए हैं ना, तो जो जितना सॉलिड रहेगा यूनिट एरिया में, या यूनिट वॉल्यूम बोल दो उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या कहेंगे, जैसे पानी की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपकी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा, छोटा सा, उतना बड़ा अगर मैं क्यूब डाल दूँ, बना लूँ, क्यूब मतलब घन, तो उसके अंदर कितना ग्राम पानी आ सकता है, 1 ग्राम।
कितना ग्राम पानी आएगा? 1 ग्राम। और 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है ना, 100 सेंटीमीटर। तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर, 1000 ग्राम, किलोग्राम। 1000 किलोग्राम बहुत होता है। कैसे समझोगे 1000 किलोग्राम? घर पे पानी की टंकी देखी है? किसी के यहाँ बड़ी होगी, किसी के यहाँ छोटी होगी। कम से कम 500 लीटर की आती है, ये 1000 लीटर की आती है। 750 लीटर की भी आती है ना। जनरली 1000 लीटर की आती बड़ी, उससे आधी आती 500 लीटर की। अब वो 500 के भी मतलब 1000 लीटर देख लो अब कितना बड़ा हो रहा है। वो बड़ी टंकी रहती है ना, जिसके अंदर मेरी हाइट वाला बंदा अगर पूरा घुस जाए उसके अंदर, तो आप लोग तो छोटे छोटे से हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 1000 लीटर उतना होता है। और अगर उसकी हाइट देखेंगे ना हम, तो 1 मीटर से ज़्यादा हो जाती है। तो वो और कम कर दें, उसके अंदर 1000 kg की आ जाए, आपका सब्सटेंस आ जाए, उसको बोलते हैं मतलब वाटर की डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेंसिटी होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की सॉरी डेंसिटी होगी ना, इलेक्ट्रिक करंट की। एक पॉइंट पर कितना ज़्यादा चार्ज है। इलेक्ट्रिक जो करंट की डेंसिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। किससे डिनोट करते हैं? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है आपका? ये रहा, J इक्वल्स टू एन ई वी डी। क्या हट गया इसमें से? एरिया हटा दिया। एरिया क्या कर दिया? हटा दिया। जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? तो J बराबर क्या हुआ? I अपॉन ए, है ना। क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। कितने एरिया में से करंट जा रही है 1 एम्पियर की, ठीक है। तो अपना जो उधर करंट आई थी, करंट का फॉर्मूला क्या बना था? I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इस ए को क्या करा? इसके नीचे ले आए, तो I अपॉन ए हुआ, यह हुआ एन ई वी डी। अब ये पता है अपने को जो करंट डेंसिटी होती है क्या होती है? I अपॉन ए। तो इस I अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ? जे। तो क्या हुआ? एन ई वी डी। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है ना, आई बात समझ में पूरी तरीके से। तो करंट डेंसिटी क्या हुई आपकी? एन ई वी डी, है ना, डेंसिटी ये हुई, ठीक है। और वो कौन सा था? इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने क्या था? I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। याद रखने हैं फॉर्मूले सारे के सारे अच्छे से। फॉर्मूला बुक बनानी है। बनी कि नहीं बनी फॉर्मूला बुक अभी तक? किसकी बन गई? ठीक है। बाकी अब अपन जो है कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, कल तक के लिए 3 बजे तक के लिए रेस्ट करो और पुराना पढ़ते जाओ। रोज पढ़ो, जितना होता गया है ना रोज पढ़ते जाओ पुराना पुराना पुराना।